नमस्कार। जिंदगी का सफर गीत संगीत से सुहाना हो जाता है। आज हमारे मेहमान प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं। ध्रुपद शैली में आप दोनों भाइयों की युगलबंदी समा बांध देती है। स्वागत कीजिए डॉक्टर प्रशांत मलिक। नमस्कार। नमस्कार। और उनके छोटे भाई डॉक्टर निशांत मलिक का नमस्कार। आप दोनों का अभिनंदन। और इससे पहले कि आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें, आइए देखते हैं आपकी सुरमई जिंदगी की एक झलक। ध्रुपद शैली के प्रख्यात गायक डॉक्टर प्रशांत मलिक और डॉक्टर निशांत मलिक ब्रदर्स के नाम से विख्यात हैं। आप दरभंगा घराने से हैं और ध्रुपद संगीत के लिए आपका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। ध्रुपद गायन 450 साल से अधिक संगीत की पुरानी परंपरा है और आप संगीत वंश की 13वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप कला और संस्कृति घराने में पैदा हुए, इसीलिए ध्रुपद संगीत में आपका प्रशिक्षण कम उम्र से ही शुरू हो गया था। आपके पिता प्रोफेसर पंडित प्रेम कुमार मलिक एक प्रसिद्ध ध्रुपद गायक हैं और आपके दादाजी पंडित विदुर कुमार मलिक एक महान गायक होने के साथ साथ एक महान संगीतकार भी थे। पिता और दादाजी के सानिध्य में आपने ध्रुपद गायन का प्रशिक्षण लिया। सुरीली आवाज और शक्तिशाली मुखर शैली के साथ आप दोनों को गौहरबानी और खंडारबानी ध्रुपद के प्रमुख प्रतिवादकों में से एक माना जाता रहा है। पारंपरिक रचनाओं के अलावा आपने कबीरदास, स्वामी हरिदास, तुलसीदास सहित कई मध्यकालीन कवियों की रचनाओं को ध्रुपद में ढाला है। आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। आप ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार भी हैं। इसके साथ ही आप ICCR भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के एक पैनलबद्ध कलाकार भी हैं। आप कला और संस्कृति के संगठनों की विशेषज्ञ समिति में भी हैं। आपने ध्रुपद संगीत के प्रचार प्रसार और शिक्षण के लिए पंडित विदुर मलिक ध्रुपद अकादमी नाम से एक ध्रुपद स्कूल का गठन भी किया है। आप देश और विदेश दोनों ही जगह अपने ध्रुपद गायन के द्वारा अपने देश की कला और संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको आपकी जिंदगी के इस सफर की ढेरों बधाई और आने वाले सफर की हार्दिक शुभकामनाएं। दरभंगा घराने से आप आते हैं, मलिक ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं। प्रशांत जी, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि अक्सर समाज में सुनने में आता है कि आपको तो संगीत विरासत में मिल गया, लेकिन इस बात पर आपका अलग नज़रिया है। देखिए, विरासत में हमें लगता है कि आपको धन, संपत्ति, जायदाद, एक परिवार का जो आपको मिलता है जी। कला ज़रूर आपको एक प्रकार से मिलता है कि आपके पिता गायक हैं, दादा गायक हैं, लेकिन ये जो कला है ये करने की विद्या है। जो कर्म करता है उसी को फल मिलता है। फिर वो घरानेदार हो या हमारे जैसे बहुत सारे शिष्य शिष्याएँ हैं और भी हमारे परंपरा के बाकी शास्त्रीय संगीत के भी परंपरा के, वो सभी गाते बजाते हैं। तो इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि ये विरासत की चीज़ नहीं है, ये करने वाले के लिए है। जो जितना मेहनत करेगा जी, उसको उतना माँ सरस्वती की कृपा देंगी। बहुत खूब आपने कहा कि संगीत जो है वो विद्या है और इसमें मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। लेकिन निशांत जी, आपके दादाजी, पिताजी, बड़े भैया जब ध्रुपद गायकी में आ गए तो क्या जिंदगी में आज़ादी थी कि कोई भी करियर बना लें कि ध्रुपद गायन ही करना था? वो तो अपनी रुचि है कि हमें क्या करना है। वैसे जब हम संगीत का माहौल घर पे अपने देखते हैं तो हमें खुद भी रुचि अपने आप वो मन में आती है कि हमको भी करना है और खुद का वो इंटरेस्ट है कि हमको संगीत करना है और इस घराने की जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाना है। तो ये अपना खुद का ये हमारा डिसीजन था कि हम संगीत ही करना चाहते थे। देखिए, कला वैसे भी हमें लगता है कि ये किसी के कहने से नहीं हो सकता। आपका उसके लिए प्यार होना चाहिए, उस कला के लिए प्रेम होना चाहिए। और जब वो प्रेम आएगा तभी आप उस कला को सुंदरता से निभाएंगे और उसके लिए मेहनत करेंगे। पर मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपने MBA भी की
तो क्या और भी विकल्प टटोले कि कॉर्पोरेट लाइफ में चला जाऊं, पॉपुलर म्यूजिक को अपना लूं? देखिए, एमबीए हमने किया था ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए, अपने खुद के एक, हर इंसान को एक चाहिए एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू अपना स्ट्रांग रखना। इसलिए भी क्योंकि हमारे स्कूलिंग में कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट ऐसा चूज़ करने का था ही नहीं, इधर वो साइंस लेते या कॉमर्स लेते। तो उस तरीके से फिर हमने किया। फिर मुझे लगा कि एमबीए करने से हमें शायद जीवन का एक पढ़ाई लिखाई तो वैसे भी नॉलेज तो ऐसा है कि ज़रूरी है, तो मैंने इसलिए किया था। और बाकी संगीत ही करना था, ये मन में बचपन से ही एक खुद की इच्छा थी जी। और बस इसी तरह से माँ सरस्वती की कृपा हुआ, गुरु का आशीर्वाद। और आप दोनों ने संगीत में डॉक्टरेट भी की है और निशांत जी आपने तो म्यूजिक में मास्टर्स भी की है, तो डॉक्टरेट में क्या विषय रहा आपका? मेरा पीएचडी का विषय था ध्रुपद गायन शैली में साहित्यपूर्ण बंदिशों का महत्व। जो लिटरेचर हमारा जो साहित्य है ध्रुपद का, वो कितना पौराणिक और जिसमें देवी देवताओं का वर्णन और प्रकृति पे वर्णन और ब्रज भाषा का भी उसमें ध्रुपद में हमारे प्रयोग होता है। पुरानी जो बंदिशें हैं, लिटरेचर है, वो उसका कितना अनमोल, उसका कितना इम्पोर्टेंस है, उस पे हमारा। तो जैसे वैदिक काल से ही हम कह सकते हैं ध्रुपद शैली है, सामवेद से। सामवेद तो संगीत का शास्त्र माना जाता है, और क्योंकि वेद तो संस्कृत में थे, तो जब ये रिसर्च आपने की तो ब्रज भाषा में फिर लोकप्रियता कैसे बनी? स्वामी हरिदास जी ध्रुपद के सबसे पहले गुरु माने जाते हैं जी। जिन्होंने असंख्य शिष्य तैयार किए। कुछ खास हैं जो सभी आप लोग जानते हैं, मियाँ तानसेन, बैजू बावरा, नायक बख्शू, ये सब उनके डिसाइपल रहे हैं। वो ब्रज यानी कृष्ण के वो भक्त थे, ऐसे भक्त जिन्होंने कभी भी राजश्रय के लिए गाना बजाना नहीं किया। अच्छा। उन्होंने संगीत को केवल एक पूजा समझा और ध्रुपद को एक प्रकार का एक अपना ईश्वर के लिए इबादत समझा। तो वो वृंदावन में रहते थे और उन्होंने ब्रज भाषा में कई कैलीमाल के पद, उनकी बहुत सुंदर सुंदर पद है जो हम दोनों भाई भी गाते हैं। हमारे दादाजी पंडित विदुर मलिक जी, हमारे पिता पंडित प्रेम कुमार मलिक जी ने बहुत उसको कंपोज किया है। तो ऐसे वहाँ पे ज़्यादा फला फूला। फिर हमारे दादाजी पंडित विदुर मलिक, वो वृंदावन में लगभग 25 साल रहे और ध्रुपद को आगे बढ़ाया उन्होंने। क्योंकि आपने कहा ईश्वर से सीधा जुड़ने का माध्यम है, तो हम ये माने कि डिवोशनल म्यूजिक काफी रहता है ध्रुपद में? एक आराधना के तरीके से ध्रुपद को गाते बजाते थे, देवी देवताओं को स्मरण करके गाते थे। पब्लिक प्लेटफॉर्म में वो राजा मान सिंह तोमर जो ग्वालियर के राजा थे, उसके बाद उन्होंने काफ़ी प्रचार प्रसार किया, उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा जी। तो आपसे आग्रह करेंगे एक भक्ति रचना के साथ अगर हम शुरू करें। जी, एक आपको हम कबीर दास जी की एक पद सुनाते हैं जो राग चारुकेसी में है। रे रे ना री 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 ऋषि मुनि सुर नर ऋषि मुनि सब से मृग तृष्णा जग मोह सुर नर ऋषि मुनि मोह रूप संसार मोह रूप संसार गिरि गिरि मोह निधि जोए सुर नर ऋषि मुनि अष्ट सिद्धि नवनीधि अष्ट सिद्धि नवनीधि सब ही मोह की खान सब ही मोह की खान त्याग मोह की वासना त्याग मोह की वासना कह कबीर सुजान कह कबीर सुजान सुर नर ऋषि 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 मुनि सो ऋषि ऋषि मुनि सो ऋषि ऋषि मुनि सो न
रे से बहुत खूबसूरत। तो जैसे हमने यहाँ तानपुरे की आवाज भी सुनी, तो अकम्पनीमेंट में अक्सर तानपुरा और पखावज जाता है फिर ध्रुपद शैली में। देखिए ध्रुपद जो है वो दो तारों के यानी कि दो तानपुरों के बीच के मध्य की गायकी है। अच्छा। और ऐसा हम मानते हैं, हमारे गुरु ने जैसा हमें बताया है कि ध्रुपद में क्योंकि सूक्ष्म स्वर और अदृश्य जो आप कहते हैं गुप्त स्वर यानी कि श्रुतियों के ऊपर स्वर है और ध्रुपद में उन सब चीज़ों का बहुत महत्व है। अच्छा। तो अगर उसके साथ एकम्प्लीमेंट करेंगे तो एक सारंगी ऐसा वाद्य यंत्र है जो वॉइस के बहुत करीब है, तो वो हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद हम ऐसा मानते हैं कि तानपुरे का जो स्वर है वो संपूर्ण है, उसके अंदर सातों स्वर सुनाई पड़ते हैं झंकृत होने पर। अगर ध्यान से गाया जाए तो उन चार तारों में सारे सातों स्वरों को आप महसूस कर सकते हैं राग के अनुसार जी। तो बस तानपुरा और पखावज चूंकि एक गणेश जी बजाया करते थे, अति प्राचीन साजनपति मृदंग ऐसे कहते हैं, सारे साजों का जो है वो बहुत ही सबसे प्राचीन वाद्य मृदंग है यानी पखावज, जो हमारा डबल हेडेड ड्रम जो आपने अक्सर देखा होगा हम लोग के साथ और भी बाकी ध्रुपद कलाकारों के साथ वो बजता है। लेकिन जिस तरह का समन्वय अभी हमने देखा, जो चारुकेशी राग आपने प्रस्तुत किया संत कबीर दास की रचना, तो जब आप तालीम ले रहे थे, एक है कि व्यक्ति खुद सीखे, एक है कि आपने युगलबंदी करनी है, तो समन्वय कैसे बिठाते हैं? वो देखिए क्या है कि एक दूसरे का मन मिलना, एक कोऑर्डिनेशन, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम दो गा रहे हैं लेकिन हम एक सोच, हमारा जो सोच है गाने का, जो एक मूड है वो एक है। अच्छा। इसीलिए हम इसको युगल गायन कहते हैं कि हमारी जो सोच है वो मिलनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन तभी बनता है। रियाज कैसे करते हैं आप? देखिए रियाज ज़्यादातर तो इकट्ठे करते हैं, लेकिन चूंकि बहुत सालों से 20-22 सालों से साथ में गा रहे हैं तो कभी ऐसा भी है कुछ अपने भी कुछ अपने उसके अलावा भी, संगीत के अलावा भी जो पर्सनल चीज़ें हैं, काम है, फैमिली है, तो उसमें क्या है कि अकेले भी कर लेते हैं। लेकिन ये मालूम है अच्छा। कि अगर हम बैठे हैं और यहाँ आके अगर आप एक पर्दा भी लगा दें, बाउंड्री भी खींच दें, तो निशान अगर बैठे हैं तो हम दोनों गाएंगे तो प्रभु का कृपा से, हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से एक सोच जो हम लोग ने डेवलप की है रियाज करके अपने गुरु के सानिध्य में, तो वो मिल जाता है। वो ठाकुर जी की कृपा है और कुछ सरस्वती माँ की कृपा है। तो जैसे आपने जो अभी प्रस्तुति दी जी, जो दर्शक शास्त्रीय गायन को और बेहतर समझना चाहेंगे, ध्रुपद में कौन से एलिमेंट्स हैं? क्या इसमें आलाप जरूरी है? कितनी ड्यूरेशन का रखें? गमक की बात होती है कि उसमें एक डेकोरेट करें हम गमक के साथ, बंदिशें कैसे चुने? क्या गीत भी हो सकता है? देखिए ध्रुपद गायन शैली आलाप प्रधान गायकी मानी जाती है। आलाप के भी अलग अलग दर्जे हैं। पहले दर्जे का आलाप स्लो टेम्पो, जिसमें हर एक सुर का शनय शनय हर एक सुर को हम सजाते हैं। अच्छा। महसूस करते हैं सुर की जो श्रुतियां हैं उसका एहसास, क्योंकि हर एक राग में भले ही कोमल ऋषभ है, किसी 2 राग में 3 राग में, लेकिन तीनों ही राग में कोमल ऋषभ का जो लगाने का ढंग है, उसका जो स्थान है, उसकी जो कल्पना है, उसकी जो सोच है, वो बिल्कुल बदल जाती है श्रुतियों की वजह से, और राग अनुसार सुर सजता है। तो आलाप के 4 हमारे घराने में, दरभंगा घराने में 4 वर्णन है। आलाप, फिर जोड़ यानी कि डबल, फिर झाले का 2 पोर्शन है। अच्छा। एक अति तीव्र झाला है, उसके पहले गमक जो आप बोल रहे थे जी। गमक एक प्रकार का आंदोलन, स्वरों का जो है एक कंपन आंदोलन है, जिससे कि काफ़ी डुअल ऑक्टेव में होता है। वो रियाज का विषय है। सीधी आवाज़ लगाई जाती है। अच्छा। यानी कि ग्लाइड, आवाज़ में फ्रिल नहीं होना चाहिए। अच्छा। यानी कि मुर्की, खटका, अच्छा। इस तरह का नहीं होना चाहिए। अच्छा। आवाज़ को सीधा रखना, आवाज़ को ग्लाइड करना, सूत का काम, मींढ का काम, गमक का काम, प्लस बंदिशों में साहित्य का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम, ऐसा नहीं है, ख्याल गायन शैली भी बहुत सुंदर है, विशुद्ध गायन शैली है, लेकिन ध्रुपद में हम इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि उसका साहित्य बहुत सुंदर हो। और ज़्यादातर अगर आप सुनेंगे ध्रुपद के कलाकारों को तो उनकी बंदिशों में एक सुंदर साहित्य आपको मिलेगा, उसका अर्थ होगा। बिल्कुल। और क्योंकि आपने तो साहित्य का जिक्र किया था PhD विषय में, तो जब दादाजी गाते थे, पंडित विदुर कुमार मलिक जी, या जो पिताजी ने गाया, उससे आपका ध्रुपद गायन विभिन्न है, अलग कुछ लाते हैं, या कुछ चीज़ें हैं वो तो वही रहती हैं? घराने का जो स्टाइल है, जैसे हमारा जो खंडार बानी और गोबरहार बानी का जो हमारा एक परंपरा है, उस स्टाइल को तो हम फॉलो करते ही हैं। प्लस अपने पिताजी को कितना फॉलो कर पाएंगे, जितना कोशिश करेंगे वो भी कोशिश कम पड़ेगी। पिताजी ने आपकी गायकी सुन के सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या दिया निशांत को? कॉम्प्लीमेंट सामने नहीं दिया है, हमें इंतजार है। हाँ, बस ये कहते हैं अच्छा रहा,
अच्छा। जैसे कहीं हुआ कोई उनको फ़ोन करता है कि आपके दोनों बेटे आए थे, बड़ा अच्छा गा गए, तो कहते हैं आप लोग आशीर्वाद दीजिए, अभी मेहनत कर रहे हैं, बहुत लंबा सफ़र है। क्योंकि देखिए हमारे पिताजी के बराबर में हम लोग गा नहीं सकते। हमारे गुरु के साथ हम अपने आप को सोचें तो ये सोचना ही अपने आप में एक धृष्टता है, एक गलत सोच। मेरे ख्याल से हर इंसान अनमोल है, लेकिन संगीत में एक सुंदर बात यह है कि आपका अपना सोच बहुत मायने रखता है। तो हम दोनों भाइयों ने ये कोशिश किया है कि घराने की परंपरा को रखते हुए भी अपनी एक थोड़ी सी अलग गायकी में एक सोच को रखना। क्योंकि आपने जो पीएचडी की, वो जो विषय था वो आपके दादाजी का संगीत ही था। जी जी जी। और उसमें उनके विभिन्न जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, न जाने कितने विदेशी शिष्य और शिष्याओं को तैयार किया। उसमें प्रचलित है जो बहुत फेमस नेम है, मिस्टर पीटर पांके, फिर अमेलिया कुनी, ऐसे बहुत सारे जो लोग इस समय ध्रुपद और कला के क्षेत्र में बहुत फेमस है, टैगोर अवार्डी हैं। और प्लस इंडिया में तो बहुत सारे कलाकार हैं जो इस समय वर्तमान में टॉप ग्रेड, ए ग्रेड के बहुत सारे कलाकार हैं जो हमारे घराने से, परिवार के न होते हुए भी बाहर से, और बहुत ही अच्छी संख्या में उन्होंने सबको प्रेरणा दिया, सिखाया, पढ़ाया, ध्रुपद को बहुत आगे विकसित किया। निशांत जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मान लीजिए आपकी कल कॉन्सर्ट है, 24 घंटे पहले किस तरह से कलाकार तैयार करता है कॉन्सर्ट के लिए? देखिए, कॉन्सर्ट के लिए तो मुझे लगता है कि आपको हर वक्त प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज़रूरी है, और ये तभी हो सकता है जब आपका रियाज उस तरीके से प्रॉपर बना रहे। क्योंकि कभी भी कॉन्सर्ट के लिए कहीं से भी कॉल आ सकता है, तो इसके लिए आपको पूरी तरीके से पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि रियाज जो है, सभी आपका जो फील्ड है, आपका जो स्टाइल है, उस पर अगर रहेगा तो आपको। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, रियाज एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी तैयारी से बचा लेती है। अच्छा। आपको अब जैसे कल गाना है, आपने बताया, अब हमने मूड बनाया हुआ है बिहाग गाएंगे शाम का समय, ठीक है। हमसे पहले किसी ने बिहाग गा दिया, ठीक है, भैया बजा दिया, तो वहां पे हम बिहाग गाएंगे तो फिर वो ठीक नहीं, ऑडियंस को भी अच्छा नहीं लगेगा, और खुद भी एक कलाकार नहीं चाहता कि उस राग को रिपीट करे। ठीक है। तो वहां आपका रियाज काम आता है। फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि बिहाग के अब हम क्या गाएं। तो जब आप रियाज करते हैं, गुरु का आशीर्वाद रहता है, तो आप दूसरा राग चुन लेते हैं और उस तरह से तैयारी करते हैं और अपनी एक सोच को रखते हैं। पर ऐसा भी कभी होता है कि बड़े भाई प्रशांत जी ने तय कर दिया कि आज तो शुरुआत चारुकेशी राग से करेंगे, लेकिन निशांत जी कहते हैं नहीं, दूसरा राग हो जाए, फिर डिसीजन कौन लेता है? दोनों का मिला हुआ डिसीजन रहता है। एक सोच रहती है कि हाँ चारुकेशी है, तो मेरा भी मूड हो जाता है कि हाँ आप अगर संतुष्ट ना हो तो बड़े भैया को बता देते हैं? हाँ, कभी कभी बोल देता हूँ कि ये भी होता है। हाँ, कि ये भी गा सकते हैं क्या, ये भी गा सकते हैं, ऐसे होता है। तो फिर मूड चेंज भी रहता है। मूड चेंज होता है। कॉन्सर्ट की बात करें तो देश विदेश में आपने परफॉर्म किया है। मैं पहले देश की बात करना चाहूंगा। अहमदाबाद, गुजरात में संगीत प्रेमी जानते ही हैं, सप्तक म्यूजिक फेस्टिवल बहुत पॉपुलर है, तो वहाँ अनुभव कैसा रहा? बहुत ही सुंदर रहा। वहाँ पे 13 दिन का आयोजन होता है, पूरे नए 1 जनवरी से 13 जनवरी तक का रहता है आयोजन। बहुत ही बड़े बड़े कलाकार, जितने देश के हमारे प्रख्यात कलाकार हैं, उनके बीच में गाने का मौका हमें 2-3 बार मिला है। और सामने पंडित विश्वमोहन भाट जी, ऐसे बड़े दिग्गज कलाकार बैठे हुए, मंजू मेहता जी जो खुद उसकी ऑर्गेनाइज़र है, बहुत बड़ी सितार वादिका हैं, तो ये सब बैठे हुए, उनके सामने गाना एक अपने आप में आशीर्वाद महसूस होता है। क्योंकि आप कुछ गा के उतरे और किसी ने आपकी पीठ थपथपा के इतना बोल दिया कि नहीं बहुत अच्छा गाया ये राग, बहुत सुंदर ध्रुपद को रखा, तो मेरे ख्याल से कलाकार का वो जो एक रिवॉर्ड है, वो उसके लिए बहुत बड़ा एक महत्व रखता है। बिल्कुल। बहुत सुंदर अनुभव रहा है बहुत सारी ऐसी जगहों पर। इतनी कॉन्सर्ट्स में से कोई आपको याद आता है किस्सा जहाँ पर बहुत ही आनंद आया हो, यूनिक रहा हो? 2005 की बात है जहाँ तक है, जब हम जर्मनी में वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल था, और वहाँ सारे संगीत, हर कंट्रीज़ के संगीत चल रहे थे। हमारा भी एक ऑडियंस अलग था क्लासिकल म्यूज़िक का। जो लोगों ने सुना कि क्लासिकल म्यूज़िक के बहुत पुराने घराने से मलिक फैमिली, तो वहाँ पर हम लोगों ने जब प्रस्तुति देना शुरू किया, तो उसके बाद जब हम स्टेज से उतर रहे थे, सीटियां नहीं रुकेंगी, सीटियां नहीं रुकेंगी, वो ताली लगातार बज रही थी। इसका मतलब ये होता है कि आपको वापस से स्टेज पे आना है और फिर से वंस मोर उसको एक बार और परफॉर्म करना है, भले ही वो 5-7 मिनट। ऐसा करीब 3-4 मरतबा ऐसा हुआ कि ऑर्गेनाइजर हम लोग के पास भाग के आया कि 2 मिनट का एक पीस सुना दीजिए। फिर हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारे बाद भी कुछ कलाकार हैं, आप उनको भी सुने, मुझे लगता है आपको उनको भी सुनना चाहिए और उनसे भी वही आनंद आएगा। तो ये मेरे गुरु की या ठाकुर जी का आशीर्वाद है कि ऐसा। पर एक कई बार एक परसेप्शन ये भी होती है कि जब आप किसी शास्त्रीय गायन को सुनने जाएं तो आप बस शांत होकर सुने, तो तालियां बजाना या सीटियां बजाना ये भी हो जाता है। और यूरोप में देखिए, यूरोप में क्या है कि वो लोग को इतना पता नहीं। देखिए, म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज। ठीक बात।
वो तो दिल का मामला है, वो तो प्रेम का मामला है। तो उसमें क्या है कि उन लोगों ने सुना, उनको अच्छा लगा, तो दे एक्सप्रेस इट लाइक दैट। इन आवर इंडियन कल्चर पीपल नो दैट यहाँ भी ताली बजती है, लेकिन परफॉर्मेंस के एंड में, और लोग खड़े होकर अभिवादन करते हैं। ऐसा कई मर्तबा होता है जब आपको लगता है कि कलाकार का एक थोड़ा सा जो मेहनत उसने इतने जीवन भर किया, कुछ तो हुआ, अगर ऑडियंस जो है खड़े होकर उसका अभिवादन करती है। जी। हम दोनों भाइयों के साथ प्रभु का कृपा रहा है कि कई बार ऐसा हुआ, लेकिन उसका भी क्या है कि ये सब आपके कर्म है कि आपने कैसा कर्म किया। और राग रसोईया पागरी, भाई कभी राग सज जाए कभी उतर जाए, ये तो सब ठाकुर जी के हाथ में। तो एक राग अगर आज जिंदगी एक सफर में और सज जाए तो कहना ही क्या। जी जरूर। शिव जी का एक पद सुना रहे हैं, जी। और इसको लिखा है देश के बहुत ही प्रख्यात कवि और लेखक श्री अशोक जमनानी जी ने, अच्छा और ये संस्कृत में है ये पद। राग जोग में शिव के ऊपर मैं आपको, जी। हम दोनों भाई सुना रहे हैं। जी। कृपालं महाकाल कृपालं महाकाल कृपालं महाकाल भस्मांग साज भस्मांग साज शिव शिव प्रसन्नं शिव शिव प्रसन्नं चिदानंद राज चिदानंद राज कृपालं महाकाल लयकारणं शं लयकारणं शं जगदतारणं शं जगदतारणं शं अखिलधारणं शं अखिलधारणं शं हृदयशं विराज हृदयशं विराज कृपालं महाकाल। पहली प्रस्तुति चारुकेशी राग में जी, और शिव स्तुति जोग राग में, जी। और राग इतने सारे हैं अलग अलग रंगों की तरह, तो क्या सभी राग ढल सकते हैं ध्रुपद गायन में। अगर राग अपने सही रूप सज्जा में है, मिश्र नहीं है, अच्छा, जैसे दादरा ठुमरी दादरा में ठीक है। हर राग में वो मिश्र भैरवी मिश्र खमाच हो जाता है। अगर राग संपूर्णतः अपने सही स्थान पे है तो ध्रुपद किसी भी राग में हमारे हिसाब से, ये हमारा व्यक्तिगत सोच हो सकता है कि गाया जा सकता है। अच्छा। और हमने ऐसे कोशिश की है, कुछ ऐसे अछोप रागों में, कुछ पुराने रागों, कुछ नए राग में भी, कुछ साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के रागों में भी, जिसमें हम दोनों भाइयों ने कोशिश की है अलग अलग पोएट्स की रचनाओं को स्वरबद्ध करना। एक तो हुआ ध्रुपद, और फिर निशान जी हम जब सुनते हैं ख्याल गायकी या ठुमरी या तराना, ये भी ध्रुपद से ही आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम देखें ख्याल की जो गायकी है, जैसे हम झाला, और जो झाला में जो उसको और थोड़ा टेम्पो को हम इंक्रीज़ करते हैं, तो इसी तरीके से हम ख्याल गायकी में उसको तान के तरीके से लेते हैं। ये जो ध्रुपद का जो एक छोटा छोटा रूप है वो है ख्याल, ठुमरी, और ठुमरी में इसका जो है खटका मुर्की का और जैसे अंदाज अलग है। जो ध्रुपद में राग रागनी जैसे रखी जाती है वैसे ख्याल में रखी जाती है, पर मूल ध्रुपद है। मूल ध्रुपद है। क्योंकि ख्याल में बस ये है कि तबला आ जाएगा, ताल के बोल अलग हो जाएंगे, मात्राएं तो सेम रहती है। जैसे 12 मात्रा चौताल हम लोग गाते हैं, ठीक है, वो लोग एक ताल बोलते हैं, उसका बोल अलग, लेकिन ताली खाली तो एक है। अगर आप देखें तो कई तालों में अलग अलग भी है। जैसे सूल ताल हम गाते हैं 10 मात्रे की, अच्छा, ठीक है। लेकिन झपताल ख्याल के लोग गाते हैं या बजाते हैं, उनकी ताली खाली अलग है। लेकिन गायकी का जो एक जो रूप है वो कहीं ना कहीं तो दोनों 100% सिमिलर है, केवल अंदाज अलग है। नई पीढ़ी में और लोग ध्रुपद गायकी
सीखना चाहते हैं, आप लोग सिखा भी रहे हैं। बहुत लोग सीख रहे हैं। हमारी एकेडमी है पंडित विदुर मलिक ध्रुपद एकेडमी, जो प्रयागराज में स्थित है। हमने अपने दादाजी की याद में उसको शुरू की थी 2011 में। निरंतर हम नेशनल लेवल फेस्टिवल्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं। और ये जो पेंडेमिक का दौर चला, इस दौर में भी बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन क्लासेस दिए गए। ऑनलाइन क्लासेस का अनुभव कैसा रहा कोविड पैंडेमिक के दौरान? अब देखिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, देखा जाए तो ये प्रदर्शन कला है। जी। और वो सामने, जैसे पहले के ज़माने में जैसे हम सीखते थे सामने सामने बैठ के सीना तालीम बसीन होती थी, तालीम जिसको कहते हैं, उस तरीके से वो मज़ा तो ऑनलाइन में जहाँ तक है नहीं मिल सकता। और टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने में भी वो मज़ा नहीं मिलेगा जो सामने से मिलता है। देखिए, अगर नेटवर्क अच्छा है, हमने तो ऐसे तालीम दिया है हम दोनों भाइयों ने, अच्छा। जो हमारे स्टूडेंट्स जो है ऑनलाइन सीख के ही, अब कोई बेंगलोर में है तो कैसे सीखेगा? तो ये भी तो बहुत अच्छी बात है आपने कि सही कहा। टेक्नोलॉजी आपको विदेश में है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो अमेरिका और यूरोप में हैं, जी, वो ऑनलाइन सीख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अब अगर हम भविष्य की बात करें जी। चलते चलते, तो इसमें आप क्या फ्यूजन भी देख रहे हैं? क्या आप फिल्मों की तरफ भी रुख कर रहे हैं? क्योंकि एक आपकी फिल्म भी आ रही है को अहम, जिसमें आपका गीत संगीत हमें सुनने को मिलेगा। जी, एक कोहम फिल्म अभी आने वाली है और अशोक जमनानी जी की उपन्यास कोहम पर ये आधारित है। लेकिन हमें लगता है ये उसमें भी हमने ध्रुपद शैली में ही गाया है। अच्छा, उसमें हमने ऐसा नहीं किया कि उसको मैंने फ्यूजन कर दिया है। अच्छा, क्योंकि हमें लगता है कि ध्रुपद शुद्ध देशी घी है अच्छा। और उसको उसमें मिलावट ठीक नहीं है। हाँ, एक एक्सपेरिमेंट ऐसा हो सकता है कि ध्रुपद के कलाकार बैठे हैं, बॉलीवुड वाले बैठे हैं, ख्याल के या सेमी क्लासिकल के बैठे हुए हैं, और सब अपना अपना जॉनर के हिसाब से उसको मिक्स कर रहे हैं। लेकिन ध्रुपद को फ्यूजन करना तो मुझे लगता है बिल्कुल मिलावट नहीं, देसी की शुद्धि रहे। हाँ, इनोवेशन क्या कर सकते हैं आप ध्रुपद शैली में? उसमें कुछ नया ऐसा कर सकते हैं, जैसे कुछ श्रोता होते हैं जो बहुत डेप्थ में ध्रुपद को नहीं समझते, तो उसमें हम कुछ आलाप में कुछ रंजकतापूर्ण आलाप, शॉर्ट में कुछ फास्ट रिदम में आलाप कर सकते हैं। लयकारी को कुछ टेम्पो, जैसे कुछ बीट्स होते हैं, जैसे सूल ताल है, 10 बीट्स हैं, थोड़ा फास्ट बीट है, तो उसको लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो ये कुछ नए ताल हैं और कुछ ऐसा आपको आलाप में भी कुछ ऐसा रंजकतापूर्ण आलाप आप कर सकते हैं कि जो नहीं भी संगीत समझता है वो उसको भी आनंद आए। जी, आखिरी सवाल आप दोनों से, क्योंकि कार्यक्रम का नाम जिंदगी एक सफर है, और अगर हम संगीत से भी देखें तो जिंदगी में आरोह है तो अवरोह भी, क्या बात है, उतार है तो चढ़ाव भी, प्रवाह है तो गतिरोध भी। कैसे देखते हैं जिंदगी के सफर को? हमें लगता है कि ध्रुपद की वजह से हमारी ज़िंदगी जो है, जैसा आपने बताया, बहुत ही शांतिपूर्ण महसूस होता है। और ज़िंदगी में जैसे उतार चढ़ाव होते हैं वैसे हर आदमी के जीवन में है। लेकिन संगीत एक ऐसी कला है जिससे इंसान अपने आप को किसी भी स्थिति में रहे तो सुरक्षित और एक पीसफुल महसूस कर सकता है। जी, निशांत जी। ज़िंदगी के सफ़र को तो ऐसे देखते हैं कि हमको संगीत में ही आगे चलते रहना है, और उतार चढ़ाव, जैसे ये अभी पैंडेमिक का टाइम था, तो ऐसी चीज़ें आती रहेंगी, वो हर्डल्स हैं, लेकिन उसको एक चैलेंज के तरीके से लेना है और आगे बढ़ते चलना है। जी, तो अगर हम चलते चलते यही कहना चाहेंगे कि ध्रुपद गायन शैली भारत की समृद्ध धरोहर है, और इसे सहेज के रखने के लिए और इसे बढ़ावा देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।